हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी सीटेट की परीक्षा चल रही है, तो उसी बेसिस पे हम डेली एनालिसिस करते हैं। तो आज हम यहाँ पर आपको 11 और 12 जनवरी से रिलेटेड यहाँ पर हम आज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आपके किस किस तरह से क्वेश्चन जो है वो बाल विकास और इसी के साथ जो पर्यावरण अध्ययन है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी लोग डेली इस क्लास से जुड़े रहें। ये जो आपकी क्लास होती है ये डेली 12:15 PM पर होती है, तो आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाना है सेम टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, यहाँ से आपको पहला बाल विकास का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। यानी कि समाज, इसी के साथ बुद्धि से कौन सा व्यक्ति जो है वो परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं माना गया है। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या कहे गए हैं। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है। वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है? सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति के गुण की। तो इसके अंदर जो होगा वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने के अंदर जो है वो समर्थ होगा। यानी कि ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, ये बात तो सही बताई गई है। अगला कह रहा है कि वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि सामाजिक तथा संवेगात्मक, तो सामाजिक अपेक्षाओं पर तो खरा उतर जाएगा, लेकिन संवेगात्मक की तो यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है कि जो है अगर उसके सामने कभी भी कोई ऐसी बाधा आ जाए तो उसमें जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। तो ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है, बस यहाँ पर सामाजिक को लेकर के बात करी गई है, जिससे कि सामाजिक अपेक्षाओं पे वो खरा उतरना चाहता है, वो उसको ही सिर्फ अपना लक्ष्य मानता है। संवेगात्मक रूप से यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। यानी कि आंसर तो हमारा जो है यही वाला बनेगा, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। अगला कह रहा है कि वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही गई है यहाँ पर कि सामाजिक और जो संवेगात्मक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं वो विनोद प्रिय होने के साथ साथ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखते हैं। अगला कह रहा है कि वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है। आंसर क्या बनेगा हमारा? दूसरा वाला बन जाएगा, जो कि सीरियल से दूसरे नंबर पर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। लेव वाइगोत्स्की से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग लेव वाइगोत्स्की के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? विकल्प क्या दिए गए हैं। इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चे को अधिक प्रोत्साहन देना, बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और सटीक पुनरावृत्ति पर बल देना, बच्चे के चिंतन को पाठ प्रदान करना, यानी कि सहायता प्रदान करना, जिसे हम लोग लेव वाइगोत्स्की की लैंग्वेज में उसे पाठ को स्कैफोल्डिंग बताया गया है। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की, तो इनके अनुसार हमें शिक्षक की प्राथमिक भूमिका बतानी है। कह रहा है कि इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों को अधिक प्रोत्साहन देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोगों को पता है कि इनाम और सजा देना बच्चे को निगेटिव की तरफ खींचता रहता है, तो ये बात यहाँ पर गलत दी गई है। अगला कह रहा है कि बच्चे के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना। हम सभी लोगों को पता है कि बच्चे को कभी भी स्मरण यानी कि याद करवा करके चीज़ों पे बल नहीं देना है, तो ये बात भी यहाँ पर गलत दी गई है। अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और सटीक पुनरावृत्ति पर बल देना। ये बात भी गलत है यहाँ पर।
चौथा कह रहा है कि बच्चे के चिंतन को पार प्रदान करना। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, यानी कि बच्चे का जो चिंतन है जब तक उसको सहारा नहीं दिया जाएगा तब तक बात नहीं बनने वाली है किसी भी तरह से। तो आंसर यहाँ पर चौथा वाला ही बनेगा, जो कि हम लोग ऐसे भी पहचान सकते थे कि लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग की बात करी है। तो आंसर हमारा यहाँ पर चौथा वाला बनेगा, जो कि सीरियल से तीसरे नंबर पर बताया भी गया है। इसी के साथ अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कोहलबर्ग से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार एक किशोर तर्क देता है, यदि हिंस अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह सब कुछ नहीं करता जो उसने किया, तो वह जीवन के मूल्य से कहीं अधिक मूल्य चुका रहा होता। उसकी प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? अब आपको ये बताना है। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला कह रहा है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो हम सभी लोगों ने जो कोहलबर्ग की स्टोरी है इसके अंदर उन्होंने हिंज के जो नैतिकता है उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है कि हिंज जो है वो डॉक्टर वहाँ पर जाता है, जो कि एक ही दवाई होती है जिसको वो चोरी करके लाता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए, जिसके अंदर वो दुविधा में फंस जाता है। अगर वो चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगी, इसी के साथ अगर वो चोरी से उस दवाई को लेकर के आता है तो उस पत्नी की जान बच जाती है। तो यहाँ पर ये बात कही गई थी स्टोरी के अंदर, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा हिंज की स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने आंसर की, तो हिंज जो है अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह सब कुछ नहीं करता जो उसने किया, तो वह जीवन के मूल्य से कहीं अधिक मूल्य चुका रहा होता, यानी कि वो जेल में पड़ा होता। उसकी प्रतिक्रिया नैतिक विकास की किस चरण की विशेषता है? तो ये जो विशेषता है ये बताई गई है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंदर। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? दूसरा वाला बन जाएगा, जो कि सीरियल से दूसरे नंबर पर दिया भी गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से पियाजे के सिद्धांत दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? अब हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जीन पियाजे से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सभी लोग जीन पियाजे के बारे में भी अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। तो विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं। समाजीकरण, समायोजन, संगठन और आत्मसातीकरण। हमें सिर्फ अगर इतना पढ़ लेंगे कि सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं सभी लोग आंसर करेंगे पहले। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये बन जाएगा आत्मसातीकरण, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। इसके अंदर क्या बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं अगर उन्होंने कोई कुत्ता देखा, इसी के साथ कुछ दिनों बाद उन्होंने अगर बिल्ली देख ली, तो वो क्या करेंगे? अपने जो मौजूदा ज्ञान होगा वो उसके अंदर उन चीज़ों को बैठा लेते हैं। जब बदलने की बात आती है तो वहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन जब उसमें ऐड करने की बात आती है तो वहाँ पर आत्मसातीकरण हो जाता है, यानी कि एसिमिलेशन हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर चौथा वाला बनेगा, जो कि लास्ट में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? यानी कि विद्यालय के अंतर्गत कौन सा विकल्प इसके अंदर नहीं आएगा? विकल्प क्या दिए गए हैं कि शब्द भंडार का परिमाण करना, उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना, भाषा का उपयोग तथा निर्माण की क्षमता। यहाँ पर भाषा हो जाएगा, आप सभी लोग भाषा कर लीजिएगा। अब बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जब बात करते हैं हम बच्चे की जो भाषा समर्थता होती है उसके विकास पर जो विद्यालय का सरोकार नहीं बनेगा वो क्या चीज़ होगी? कहा गया है शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। ये बात बिल्कुल सही कही, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे विद्यालय में भेजा जाता है ताकि उसके शब्द भंडार की अंदर वृद्धि हो सके, बच्चा लिमिटेड चीज़ों तक ना रहे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता रहे।
अगला दिया गया है उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय। ये बात भी बिल्कुल सही बताई गई, यानी कि यह भी विद्यालय के अंदर ही आएगी। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो धीरे धीरे पहले वो अक्षर सीखता है, उसके बाद शब्दों को सीखता है, उसके बाद वो क्या करता है, सीधे उच्चारण करना सीख जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है। अगला कह रहा है कि सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना, यानी कि ये तो बकबक वाली बात हो गई, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना, इसका कोई मतलब नहीं है भाषा समर्थता के अंदर, तो ये बात यहाँ पर गलत दी गई है। अगला कह रहा है कि भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, यानी कि भाषा का उपयोग किस तरह से करना है बच्चे को, इसी के साथ उसका निर्माण किस तरह से होगा, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो भाषा के अंदर इंक्लूड की गई हैं। बच्चे के शब्द भंडार बढ़ेंगे, इसी के साथ उसको उच्चारण करने में सार्थकता महसूस होगी और वो सार्थकता करेगा, और भाषा का उपयोग भी वो समझ पाएगा कि हमें किस किस जगह पे किस किस भाषा का प्रयोग करके चीज़ों को सीखना है। इसी के साथ उसके अंदर भाषा निर्माण की भी क्षमता बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही बताई गई हैं, लेकिन जो सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना यानी कि बातचीत करना, ये बात गलत बताई गई है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन तीसरा वाला जो है वो गलत बन जाएगा, जो कि हमसे गलत वाला ही पूछा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के एक प्रमुख आलोचना क्या है। हम सभी लोगों को पता है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी थी, यानी कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, उसके अंदर कोहलबर्ग ने एक प्रमुख आलोचना की थी, जो कि किसको लेकर के की थी, पहले आप सभी लोग बताएंगे। तो पहले हम विकल्प पढ़ देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया है, उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है, उन्होंने बच्चे के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं बताई हैं, या फिर कोहलबर्ग के सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़, गौड़ का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो गौड़ का मतलब होता है द्वितीय। क्या हो जाएगा, गौड़ का मतलब हो जाएगा द्वितीय। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सही आंसर क्या बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, जिसके अंदर लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, इन्होंने किसको लेकर के आलोचना की थी, तो इन्होंने नारी परिप्रेक्ष्य को लेकर के आलोचना की थी। इन्होंने नारी को द्वितीय रखा था, यानी कि दूसरे स्थान पर इन्होंने नारी को रखा था। तो यही बात वहां पर इन्होंने कही थी, जो कि गलत मानी गई है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता के द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में बताया है, यानी कि एक बालिका है जो कि खुद से क्या चीज कर सकती है और क्या चीज वो दूसरों की सहायता से करती है। तो इसके बीच को लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। विकल्प दिए गए हैं द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूलन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर पाण। आंसर करेंगे सभी लोग, इसका सही आंसर क्या बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की तरफ। आपसे पूछ भी रखा गया यहाँ पर, सिर से पैरों की तरफ। अब बताना है आप सभी लोगों को क्या हो जाएगा इसका आंसर। विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन, शीर्षगामी सिद्धांत। आंसर करिएगा सभी लोग 8 के लिए। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। अब ऐसा पता चला है कि वहां पर अभिकथन और तर्क से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीडीपी में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको उसी बेसिस पर यहाँ रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन ए क्या कह रहा है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तर्क कह रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। आंसर करेंगे सभी लोग।
तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है कि क्लास में जो लड़के होते हैं वो गणित में, इसी के साथ जो साइंस होती है उसके अंदर लड़कियों से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो ये बात अपने आप में कहीं कही गई है, लेकिन ये रूढ़िवादी एक विचारधारा रही है, तो ये बात यहाँ पर गलत दी गई है। अगला कह रहा है तर्क, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी स्किल होती है, अपनी अपनी समझ होती है। लड़के और लड़कियों में अपने अपने ही तर्क होते हैं, बस उनको सही से यूज करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर यह भी गलत दिया गया है, यानी कि दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं, क्योंकि तर्क जो है वो अभिकथन से मैच नहीं खा रहा है और ना ही जो अभिकथन है वो तर्क से मैच खा रहा है। तो आंसर यहाँ पर जो है वो बन जाएगा तीसरा वाला, यानी कि ए और आर जो हैं वो दोनों ही गलत दिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा CDP का। कह रहा है कि FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की 2021 में लाई गई पहल कौन सी थी? विकल्प दिए गए हैं विद्या प्रवेश, निपुण, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, रमसा। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए ये जो FLN है यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा 2021 में जो आपकी स्कीम लाई गई थी वो कौन सी थी? वो थी निपुण। और आप सभी को पता है कि निपुण से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग निपुण टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो वो बन जाएगा निपुण, जो कि हमारा लास्ट में एकदम दिया गया है। तो ये थे आज के आपके CDP के क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट डे आपको फिर से समझा दिया जाएगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि हमारा रहेगा EVS का। तो वहाँ से हम भी 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? विकल्प दिए गए हैं पाठ्यपुस्तकें, पेपर पेंसिल परीक्षण, सहयोग, स्मरण करना। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि जो आपका पर्यावरण अध्ययन है इसके अंदर आकलन का संकेतक क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा बी वाला, यानी कि पेपर पेंसिल परीक्षण। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? किस रोग में? विकल्प दिए गए हैं चिकनगुनिया, मियादी बुखार, डेंगू, एनीमिया। आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका कई बार पूछा भी गया है पहले भी CTET में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा डी वाला, यानी कि एनीमिया। अगर बात आती है चिकनगुनिया की, इसी के साथ डेंगू की, तो ये दोनों जो रोग होते हैं ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। हम सभी लोगों को पता है, इस पर जो आपके रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने मच्छरों के पेट के अंदर झांक करके वहां पर मलेरिया रोग की पहचान की थी, जिसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, और वो पेशे से एक डॉक्टर भी थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मियादी बुखार के बारे में, तो ये जो होता है आपका दूषित जल के पीने के कारण हो जाता है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, आपका हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कल के पेपर में। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प क्या दिए गए हैं, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। अगला कह रहा है कि हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। अगला कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। अब यहाँ पर हमें सही वाला बताना है, तो अब जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 20 से 25 हथनियां और बच्चे नहीं रहते हैं एक झुंड में, ये बात गलत दी गई है।
हाथी जो होते हैं वो 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये बात भी गलत बताई गई है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये बात बिल्कुल सही बताई गई है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा सी और डी वाला हो जाएगा, जो कि तीसरे नंबर पर दिया गया है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? ये भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं मेघालय, मणिपुर, झारखंड, मिजोरम। आंसर करेंगे सभी लोग कि कुडुख जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है। देखिए, जब बात आती है आपकी कुडुख भाषा है, ये कहाँ के लोगों की भाषा है, तो ये है झारखंड के लोगों की भाषा। आंसर हमारा सी वाला सही बन जाएगा। इसी के साथ हमें झारखंड में क्या याद रखना है कि यहाँ के जो जंगल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें तोरांग कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मेघालय के बारे में, तो हम सभी लोगों को पता है कि मेघालय के अंदर नेपेंथीज नामक पौधा पाया जाता है, जो कि आपका मेघालय की खासी हिल्स में पाया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम के अंदर हमें क्या याद रखना है कि यहाँ का जो चेराओ नृत्य है वो काफ़ी फेमस नृत्य है, जो कि आपका सीटेट की परीक्षा में कई दफ़े पूछे भी गया है और हो सकता है आने वाले टाइम पे भी जो है वो आपसे पूछे। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना कब घटी थी? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर से क्वेश्चन उठाया गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं? 1927 में, 1928 में, 1930 में, 1940 में। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा 1930 में, लेकिन जो आपका सीबीएसई था उसने 1932 मान रखा था, लेकिन ये गलत बताया गया है। इस टाइम पे नहीं हुई थी आपकी जो नमक कानून था, वो हुआ था 1930 में, यानी कि दांडी यात्रा जो थी वो आपकी 1930 में हुई थी, ना कि 1932 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है लाइक करने के लिए, तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। इसी के साथ जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन को दबा देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप सभी लोग जो है वो डेली क्लास से कनेक्ट रहेंगे। बढ़ते हैं अब अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। धुसका कहाँ का भोजन है? ये नया क्वेश्चन है जो कि मैंने बनाया है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एनसीईआरटी जो है वो आपकी बहुत ही कम पूछी जा रही है। अब आपका कल्चरल जो है वहाँ पर ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहा है आपका सीबीएसई। तो इस टाइम पे आपको यानी कि जो हमारा कल्चर है उनसे संबंधित हमें चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि ईवीएस जो है वो अब उतना नहीं पूछी जा रही है जो आपका पहले पूछी जाती थी। अब एकदम बाहर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा सा हम उनके बारे में भी पढ़ते चलेंगे, कि ताकि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन टकराए तो हमें पेपर में उसे छोड़ के नहीं आना पड़े, है ना, उसे हमें कर लेना होगा। तो विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं? केरल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, जब बात आती है धुसका जो भोजन है, ये कहाँ का भोजन है? ये है झारखंड का भोजन। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं केरल के बारे में, तो हम सभी को पता है कि केरल के बारे में हमें क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि केरल को जो है वो मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक प्रकार की नाव होती है जिसे वल्लम नाव कहा जाता है, और यहाँ पर जो आपकी फेरी होती है जो भी एक प्रकार की नाव है जिससे यातायात के रूप में प्रयोग किया जाता है। और क्या चीज़ याद रखनी है केरल के बारे में? यहीं पर आपका टैपियोका खाया जाता है, जो कि क्या है, वो आपका एक प्रकार का फल भी है, इसी के साथ वो एक प्रकार की सब्जी भी है। तो टैपियोका को दोनों चीज़ों में रखते हैं। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? विकल्प दिया गया है गुजरात, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र। आंसर तो आपका लीक हो चुका है, जल्दी से बता देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बनेगा सी वाला, केरल।
अभी मैंने आपको बताया इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 6 वाले में कि केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। वहाँ पर जितने भी आपके गर्म मसाले होते हैं सब वहीं पर उगाए जाते हैं। महाराष्ट्र के बारे में हमें क्या याद रखना होगा, महाराष्ट्र के अंदर आपकी पेंटिंग पाई जाती है जो कि क्या कहलाती है, वर्ली पेंटिंग कहलाती है। तो इसको आप सभी लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करते हैं गुजरात के बारे में हमें क्या याद रखना है, तो यहाँ पर जो जुगाड़ होती है इसका प्रयोग बच्चे स्कूल आने जाने के लिए करते हैं और यही गुजरात में ही आपका ढोकला वगैरह खाया जाता है जो कि वहाँ का एक पारंपरिक फूड माना गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, सोहराई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। विकल्प क्या दिए गए, झारखंड, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ये भी न्यू क्वेश्चन है जो कि मैंने ही बनाया है। अब आप सभी लोगों को आंसर बताना है कि सोहराई कला कहाँ की प्रसिद्ध कला है। तो आंसर क्या बनेगा, ये झारखंड ही बनेगा। ठीक है, यानी कि जो सोहराई कला है ये झारखंड की प्रसिद्ध कला है। और कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ये जो बुक है आपकी ये इंडियन कल्चर की ही है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है। कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बना, ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपका बना हुआ है और यहीं से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, फुगड़ी किस राज्य का नृत्य है। विकल्प दिए गए हैं उड़ीसा, केरल, छऊ, गोवा। आंसर करिएगा सभी लोग कि जो फुगड़ी है वो किस राज्य का नृत्य है। तो आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा गोवा। फुगड़ी कहाँ का नृत्य है, गोवा का है। छऊ कहाँ का है, तो यह है छत्तीसगढ़ का। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात आती है केरल के बारे में, तो केरल के अंदर कौन कौन सा नृत्य होता है, तो यहाँ पर कथकली होती है। कथकली के साथ यहीं पर मोहिनी अट्टम भी होता है। तो ये दोनों नृत्य आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा में ही आपका धानु यात्रा, मेदराम यात्रा, ये जितनी भी हैं और इसी के साथ जो नुआखाई फेस्टिवल है ये सभी उड़ीसा में मनाए जाते हैं। तो हो सकता है कि अब यहाँ से क्वेश्चन बने, इसलिए आप सभी लोग याद रखिएगा इनको। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है। यह आपका अभी जल्द ही पेपर में पूछा गया है, 10 जनवरी या फिर 11 जनवरी के पेपर में ये क्वेश्चन बना था। विकल्प दिए गए हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब। जल्दी से आंसर करिएगा सभी लोग। जिनका पेपर हो चुका उन्हें तो इसका आंसर पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हम हैं, हम आपको बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जो आपकी पैठणी साड़ी है किस राज्य से संबंधित है, तो यह है महाराष्ट्र से संबंधित। आंसर क्या बनेगा, महाराष्ट्र बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है अभी 10 या 11 जनवरी के पेपर में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश से आपका कई बार क्वेश्चन बना है। विकल्प दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख और पुदुचेरी, केरल। सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा। लद्दाख और पुदुचेरी जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेट कितने हैं, तो 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी कितनी है, जो कि 8 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, इसी के साथ लोगों तक शेयर भी कर देंगे। आप लोग शेयर नहीं करते हैं जल्दी से क्लास को। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे क्या हैं। विकल्प दिए गए हैं झाड़ी, साग, आरोही लता, विसर्पी। आंसर करिएगा सभी लोग। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है अभी सीटेट के पेपर में। आंसर करेंगे सभी लोग कि कद्दू के पौधे क्या कहलाते हैं, झाड़ी कहलाते हैं, साग कहलाते हैं, या फिर आरोही लता या फिर विसर्पी कहलाते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये विसर्पी हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो कद्दू के पौधे होते हैं वो एक पेड़ की तरह ना होकर के बल्कि एक बेल के सहारे वो अपने दीवार पर या फिर अगर उन्हें किसी डंडियों के माध्यम से अगर ऊपर चढ़ाया जाता है तो वो सांप की तरह जो है वो रेंगते हुए बढ़ते चले जाते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया था। तो आंसर क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो ये भी आपका सीटेट के परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि परसों की परीक्षा में जब हुई थी आपकी सीटेट की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विकल्प दिए गए खर्ची उत्सव,
समक्का, सरलम्मा, दशहरा और कुंभ। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर सभी लोगों को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो आंसर यहाँ पर बन जाएगा समक्का सरलम्मा, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों की क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो उसके लिए भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।